हेलो बच्चों। आज जो मैं आप सबको कराने जा रही हूँ वो क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक वसंत भाग 2 में चैप्टर 2 हिमालय की बेटियाँ। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और इससे वाली पहली वीडियो में मैंने इसका हिमालय की बेटियों पाठ का सार समझाया था। अब इसमें क्या था कि हिमालय की बेटियों को नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहा गया है, क्योंकि हिमालय से ही वो नदियाँ निकली है। उनका जन्म हिमालय से हुआ है, इसलिए हिमालय को पिता का दर्जा दिया है। और वो बेटियाँ कैसे कैसे उछल कूद करती हुई जाती हैं और कैसे समुद्र में मिल जाती हैं, ये सब लेखक ने ये पाठ में बताया है। ठीक है। ये पाठ का लेखक कौन था? नागार्जुन। अभी चलो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। लेक से सबसे पहले करते हैं हम लेक से। प्रश्न नंबर 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन। नागार्जुन कौन है? ये पाठ के लेखक है। उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर देखते हैं। नदियों को माँ स्वरूप तो माना ही है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, वह बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। मतलब जो हिमालय की जो सबसे बड़ी नदियां वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से ही निकलती हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय की पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। मतलब जो हिमालय की जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलती है और एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये क्या नदी का रूप ले लेती हैं, नदी की तरह बहने लगती हैं। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अभी जो ये काका कालेलकर हैं वो कौन है? वो एक कवि हैं। ठीक है। उन्होंने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर देखते हैं। जल ही जीवन है। ये नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई। मतलब जो जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो नदियों के किनारे ही सबसे पहले बस्ती बसाना शुरू किया गया है, क्योंकि वहाँ नदियाँ तब पानी की ज़रूरत नदियों से पूरी की जाती थी। इसलिए क्या है, कहाँ सबसे पहले बस्ती भी नदियों के ही किनारे बसाई थी और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही है। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा उर्वरा मतलब उपजाऊ बनाना, शक्ति बढ़ाने की विशेष भूमिका निभाता है। मतलब ये भूमि को भी उपजाऊ बनाती है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी है। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर देखते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अधिक प्रशंसा की है। अब देखते हैं लेख से आगे। प्रश्न नंबर 1 है। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। अभी इसको क्या बच्चे पुस्तकालय में पढ़कर स्वयं करें, अपने आप से कर सकते हैं इसको। ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए? मतलब ये जो पाठ है वो लिखा गया 1947 में, और तब से हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी और अब क्या क्या बदलाव आए हैं। ठीक है। उत्तर देखते हैं। 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय
उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता मतलब कमी हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। उत्तर देखते हैं। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।